श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पवन जांगीड़ आज आपको चित्रकला के तत्व, कला के जो तत्व हैं उसके अंतर्गत अंतराल के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। विद्यार्थियों, एक कला के विद्यार्थी को इन तत्वों को जानना नितांत आवश्यक है। ये जो तत्व हैं रेखा, रूप, वर्ण, तान, ओत और अंतराल, इस प्रकार ये 6 तत्व होते हैं। इसके अंतर्गत जो अंतराल है, जिसे अंग्रेजी में स्पेस कहा जाता है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है। विद्यार्थियों, इसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ अलग ही लगता है, लेकिन कला में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कला में अंतराल का अर्थ होता है चित्रभूमि, अर्थात जिस पर आप चित्र बना रहे हो उस स्थान को कला के अंतर्गत अंतराल कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अंतराल चित्र का वह तत्व है जिसके अभाव में संयोजन असंभव है। द्विआयामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल होती है। ध्यान देना, द्विआयामी अर्थात जिसमें 2 आयाम हो, लंबाई और चौड़ाई, द्विआयामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल होता है। अंतराल का संकुचित अथवा शाब्दिक अर्थ व्यावहारिक नहीं होता, क्योंकि कला की भाषा में भूमि का विभक्तीकरण व व्यवस्था अंतराल के अंतर्गत ही आते हैं। प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में भी अंतराल के महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया है। अभिलषितार्थ चिंतामणि में इसे स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान की संज्ञा दी गई है। विद्यार्थियों, अगर हम इसको एक परिभाषा में बांधना चाहें तो परिभाषा इस प्रकार है। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन कार्य करता है वह स्पष्ट तथा द्विआयामी होती है। यही अंतराल अथवा स्थान होता है। यही चित्रकार का वह क्षेत्र है जिस पर वह रूप का निर्माण करता है, अर्थात आकृति बनाता है। यही अंतराल कहलाता है। विद्यार्थियों, चित्रभूमि का वह क्षेत्र परिमित होने पर भी चित्रकार इस पर असीम अनुभवों को नंदतिक अभिव्यक्ति प्रदान कर देता है। अक्षत भूमि सभी संभावनाओं के लिए खुली है। अक्षत भूमि पर कार्य प्रारंभ करना शब्द पहेलियों के समान कठिन है, क्योंकि एक भी बिंदु उस पर रचते ही अंतराल में अर्थात चित्रभूमि में क्रिया प्रतिक्रिया तथा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है तथा भूमि कुछ भागों में विभक्त होती चली जाती है। इस प्रकार रूप तथा अंतराल का एक संबंध स्थापित होता है, जिसका संबंध चित्रकार की अनुभूति से है। यदि हम किसी अच्छे चित्र पर सूक्ष्म दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि चित्रकार चित्र की रूपरेखा तैयार करते समय पहले चित्रभूमि का प्राथमिक विभाजन करता है और इस विभाजन के आधार पर ही वह अपने चित्र को पूर्ण करता है। यदि अपूर्ण भारतीय लघु चित्रों को देखें तो इस विभाजन का ज्ञान होगा। प्रत्येक शैली में यह विभाजन पृथक पृथक देखने को मिल सकता है। विद्यार्थियों, इस अंतराल को अर्थात इस स्पेस को, चित्रभूमि को किस प्रकार विभाजित करें? एक चित्रकार, एक कलाकार इसको किस प्रकार विभाजन करके चित्र का निर्माण करता है? तो विभाजन का जो आइडिया है यह 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक होता है समविभक्ति
और दूसरा होता है असम विभक्ति। जो चित्रभूमि है जिस पर चित्रकार या विद्यार्थी या कलाकार चित्र निर्माण करना चाहता है उसको या तो सम विभक्ति समान रूप से विभक्त करके या असमान रूप से विभक्त करके चित्र बना सकता है। यहाँ पे जो कुछ डायग्राम दिए हैं ये सम विभक्ति के उदाहरण हैं। रेखाओं की सहायता से चित्रभूमि को इस प्रकार विभक्त करना कि दाएं बाएं ऊपर नीचे के तल का भार बराबर हो, जैसा आप इन चित्रों में देख सकते हो। प्राचीन भारतीय चित्रकारों एवं मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों जैसे माइकल एंजेलो, रूबेंस आदि ने प्राय सम विभक्ति का ही प्रयोग किया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। सम विभक्ति का प्रयोग संतुलन, एकता, शक्ति व समता आदि भाव को प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों यह तो हुई सम विभक्ति। इसी प्रकार दूसरा जो विभाजन है वह असम विभक्ति कहलाता है। यहाँ आप इन डायग्राम्स को देख सकते हो। इस विभाजन में जैसा इधर है वैसा उधर नहीं होता, बल्कि यहाँ कलाकार स्वतंत्र होता है। वह किसी भी प्रकार का असम विभाजन कर सकता है। इसके द्वारा मौलिकता व सृजन का पक्ष प्रबल होता है। इन चित्रों में आप देखिए, यहाँ चित्रकार ने स्वतंत्र रूप से विभाजन किया है चित्रभूमि को और विभाजन करके रूप का निर्माण किया है। यह विभाजन उत्तेजना, प्रगति, सृजन एवं क्रियाशीलता का भाव उत्पन्न करने में भी सहायक होता है। विद्यार्थियों कुछ और भी पद्धतियाँ होती है अंतराल को, चित्रभूमि को विभक्त करने की। सम विभक्ति और असम विभक्ति के अलावा जो अन्य पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विभक्ति की कितनी ही प्रणालियों का प्रचलन रहा है, लेकिन सभी में दृष्टि की प्रवीणता व तोल ही सबसे अधिक कारगर सिद्ध हुई है। कलाकार का नए नए प्रयोग करके अपनी स्वतंत्र विधि का विकास करना चाहिए। यहाँ यह ध्यान रहे कि चित्रभूमि की विभक्ति के पश्चात संतुलन विभाजित तल के अतिरिक्त रंग एवं तान पर भी निर्भर करता है। कुछ विभक्तियाँ इन चित्रों में आप देख सकते हो जो चित्रकार ने चित्रित की हैं। यह जो हैं इस चित्रभूमि में इस प्रकार की जो चित्रभूमि है पर आकृति द्वारा जो विभाजन तैयार होता है उसमें संघर्ष की गति तथा दिशाएं स्वतः बन जाती है। इस प्रकार आप इनको देख सकते हो। इसी प्रकार यह भी कुछ विभाजन हैं। इसके अलावा एक कला में स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है विद्यार्थियों। प्राचीन यूनानी कलाकारों ने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का विकास किया और विकास करके कलाकृतियों में इसका प्रयोग भी किया। यह ऐसी विभक्ति है जिसका परस्पर संबंध इस प्रकार होता है। इस चित्र में आप देखिए, एब, ऐसे, ऐसे, सब, इस प्रकार जो इसका विभाजन है आप इस डायग्राम में देखिए। यह विभाजन आँखों को सुखद लगता है एवं कुछ आधुनिक कलाकारों ने इसे अनेक संभावनाओं सहित ग्रहण किया है। इस विभाजन की पद्धति को इस चित्र में समझाया गया है। स्वर्णिम विभाजन पद्धति के आधार पर चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है, इसके आधार पर अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा एक होती है कर्ण पद्धति। उसमें चित्रभूमि पर कोई भी रेखा लंबवत खींच सकते हैं। यह आधे, चौथाई तथा तिहाई में चित्रभूमि को विभक्त न करे तो अच्छा होता है। इसके पश्चात कोई एक कर्ण रेखा खींच सकते हैं। इन चित्रों में आप देखिए, जहां लंबवत तथा कर्णवत रेखा एक दूसरे को काटे उस बिंदु से क्षैतिज रेखा के समानांतर एक रेखा खींच लीजिए। परिणाम स्वरूप चित्रभूमि कितने ही आयातों में बट जाएगी।
अन्य कर्णवत रेखाएं यदि खींचते चले जाए तो कटान बिंदु से इसी प्रकार समानांतर रेखाएं खींचे तो आयतों को अधिक संख्या में बढ़ाया जा सकता है। ज्यामितीय आकारों तथा अक्षरों में संयोजन के आधार पर भी सुंदर विभक्तियां प्राप्त की जा सकती है, जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। विद्यार्थियों, मोटे रूप से यदि बात करें तो अंतराल जो हैं वह सक्रिय तथा सहायक अंतराल हैं। चित्रभूमि पर जिस विभक्ति का मुख्य स्थान होता है वह सक्रिय विभक्ति तल अथवा अंतराल कहलाता है तथा अन्य गौण विभक्तियां सहायक तल अथवा अंतराल कहलाता है, जैसा आप इस चित्रभूमि में देख सकते हो, इस चित्र में देख सकते हो। प्राय संसार के सभी अच्छे चित्रों में सक्रिय व सहायक तल का सुंदर समन्वय एवं संयोजन किया गया है। पूर्वीय कला में तो सर्जन अधिक हुआ है, अधिक निखर कर आया है, क्योंकि यहाँ अंतराल का नंदतिक आधार पर प्रयोग किया गया है। इसी कारण यह एस्थेटिक्स स्पेस कहलाता है। मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतराल का संयोजन दृष्टिगत पर्सपेक्टिव के सिद्धांत के आधार पर किया गया है। विद्यार्थियों, इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो। अंतराल सक्रिय या सहायक, सक्रिय जो है वह नंदतिक या क्षयवर्धी रूपक और जो सहायक है वह नंदतिक क्षयवर्धी रूपक, इस प्रकार। अब बात करते हैं हम कि उस अंतराल में चित्रभूमि में रूप की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। विद्यार्थियों, वस्तु आकृति जितना स्थान घेरती है वह उसका घनफल परिणाम अथवा आयतन होता है और चित्र में आकृतियों के परिणाम के आधार पर परस्पर संबंध होता है। चित्रभूमि द्विआयामी होती है और यथार्थ जगत में जो वस्तुएं हैं वे त्रिआयामी होती है। अतः चित्रभूमि पर केवल दृष्टि भ्रम उत्पन्न करके ही त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है और आकारों के मध्य दूरी के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। चित्रभूमि पर यह प्रभाव वास्तव में उसको विभाजित करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी कुछ विधियां हैं, जो जैसे अतिछादित विधि अतिछादित जो तल हैं इस चित्र में आप देख सकते हो। इस विधि द्वारा आकारों के मध्य दूरी का आभास होता है। जो तल सर्वाधिक निकट होगा वह अतिछादित नहीं होगा। अन्य शेष तल आच्छादित हो सकते हैं, चाहे तल पर परिणाम एक समान ही हो। आकारों में भिन्नता के द्वारा यहाँ आप देख सकते हो चित्रभूमि पर आकारों की महत्ता के अनुसार उन्हें छोटा बड़ा दिखाकर भी नियोजन किया जा सकता है। अजंता का यह जो चित्र आप देख रहे हो, माता पुत्र वाले इस चित्र में भगवान बुद्ध को आकार में विशाल दिखाकर उनकी वरीयता व ज्ञान का प्रदर्शन किया है। इस सिद्धांत का प्रयोग मिस्र की चित्रकला में भी किया गया है। आकार की स्थिति के आधार पर रूप की व्यवस्था। चित्र भूमि पर आकृति को विभिन्न स्थान देकर भी दूरी का आभास उत्पन्न किया जा सकता है, जैसा कि आप इस चित्र नंबर 60 में देख सकते हो। चित्रभूमि का सबसे नीचा किनारा सर्वाधिक निकट और इसी क्रम में ऊपर जाने पर दर्शक से दूर होने का आभास देता है। इसके अलावा रेखीय क्षयवर्धी भी है, जो आकार क्षैतिज रेखा के जितने निकट होगा वह उतना ही छोटा और ओझल बिंदु पर जाकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार क्षयवर्धी के नियमों से आकारों के मध्य दूरी का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों एक और होता है वातावरणीय क्षयवर्धी। निकट का आकार स्पष्ट तथा तेज रंगों में तथा दूर का आकार अस्पष्ट व मध्यम रंगों से बनाए, ऐसा वातावरण के झीने पर्दे के कारण होता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके भी दूरी का प्रभाव लाया जा सकता है। चित्रभूमि पर गर्म वर्ण तथा शुद्ध रंगतों का प्रयोग, निकटता और ठंडे तथा मिश्रित रंगों का प्रयोग दूरी का बोध कराते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक रहा यह अंतराल में आकारों को इन विधियों द्वारा संजोकर उसमें सक्रियता तथा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। अतः चित्रभूमि पर अंतराल व आकारों का संबंध मधुर होना चाहिए। तो आपने भली भांति इस तत्व को समझ लिया होगा कि कला में अंतराल क्या होता है और उसका विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है, विभाजन की विधि क्या है, चित्रभूमि का विभाजन कैसे करें, इसकी पद्धतियाँ क्या है
स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसे कहते हैं, सक्रिय और सहायक अंतराल क्या होता है, और अंतराल में रूप की व्यवस्था किन विधियों के द्वारा की जा सकती है। इन सब बातों को आज हमने जाना। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में पुनः दूसरे तत्व पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।